ये सर्कल वाला क्वेश्चन का क्या बना? नहीं, प्रेजेंट लिमिटेड फाइनल हो गया। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इधर ही व्हाट्सएप पे इसमें तो नहीं सर, प्रेजेंट लिमिटेड टाइम ही नहीं मिला सर। जी सर, सर जी ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंट्रीज क्वेश्चन साइलेंट है, डिविडेंड वुड हैव बीन रिकॉर्डेड। तो इन्वेस्टमेंट इनकम में डिविडेंड इनकम पहले ही आ रही होगी। एंट्रीज हमने करनी है, पहले से हो गई है। अगर हमने करनी होती तो हम ये एंट्री करते ही ना, 84.5 की एडजस्टमेंट करते ही ना प्लस करते ना माइनस करते। हम सिर्फ किसका हिस्सा रिकॉर्ड कर लेते? कितना? 45.5। तो एंट्रीज ऑलरेडी हो गई हैं। हमने वो इतनी लंबी सारी एंट्रीज लिखी, उसका सिर्फ मकसद क्या था? मतलब ये सारी सामने आ जाए तो उसमें से हमने करना बस क्या है। तो एंट्रीज हो गई इसलिए तो काट रहे हैं। 64.5 को कहाँ कहाँ से काटा है? इनकम से और डिविडेंड डिक्लेयर से। 130 था ना। तो एंट्रीज हो गई हैं, ये होनी है। अगर होनी होती हम सिर्फ पेरेंट का रिकॉर्ड करते 150 175 वो रिकॉर्ड करते और 45.5 की बस एंट्री करते एनसी डेबिट और पेपर करते। फिर 84.5 आपको कहीं नजर ना आता। ठीक है सर, हाँ जी जी जी। सर ब्रांड सब्सिडरी का सर, क्या एसेट्स आप रिवैल्यू करते हैं सब्सिडरी के? कंसोलिडेशन के एंगल से तो आना चाहिए ना। सेपरेट में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट में तो आना चाहिए एट फेयर वैल्यू। ये तो सारी वही, जिसमें प्लांट अगर है, प्लांट की कैरिंग अमाउंट तो सब्सिडी के एसेट्स हैं, उनका इफेक्ट फिर एनसी पे जाएगा। जी सर, सर जी डिविडेंड इनकम क्रेडिट और डिविडेंड डिक्लेयर डेबिट। डिविडेंड इनकम में से माइनस हो गया और डिविडेंड डिक्लेयर्ड नीचे एनसी के कॉलम में कट गए। 45.5 बचे। 130 में से 84.5 कटा सर। इनकम डेबिट डिक्लेयर्ड क्रेडिट। जी सही, क्वेश्चन नंबर 16 पहले निकालिएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 16 सर निकालिएगा। पेज नंबर बता दो। जी इसमें सर इन्वेंट्री वाला पॉइंट बता दें कौन सा? जी इन्वेंट्री वाले इस पॉइंट के अलावा कोई मसला था? सवाल क्यों नहीं किया सर?
पॉइंट नंबर 1 के अलावा इशू तो नहीं सर? पॉइंट नंबर 1 पढ़ना शुरू करें सर। At the date of acquisition, M's inventory had a fair value of 8 million above its carrying amount. देखिए ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना है गोल्डन लिमिटेड कहीं, जल्दी से ढूंढना सर, जल्दी से, इतनी देर नहीं लगानी सर। सर एक मिनट है, पेज नंबर 228 पे गोल्डन लिमिटेड वाले क्वेश्चन में बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन भी है, इन्वेंट्री की भी है, और इवन प्रोविजन की भी है। इस जमाने में ये बात हुई थी कि गुडविल इज एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर पेरेंट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पे रुकना। नेट एसेट की वैल्यू होने ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और नेट एसेट्स में ऑल एसेट्स ऑल लाइबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ भी इन्वेंट्री की एक रिवैल्यूएशन आई थी, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कम थी, ज्यादा थी। एक एंट्री बोल देना यहाँ देख। तो ये जो बात इस वक्त हो रही है ना, ये सारी कंसल्टेशन के एंगल से हो रही है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना, वहां डेफिनेटली लोअर कॉस्ट एनआरवी का प्रिंसिपल। तो ये बात दोबारा ध्यान में रखिए वापस पेज नंबर 182। देखो जो पहला सेंटेंस है 8 मिलियन, ये तो होपफुली कोई इशू नहीं है। इन्वेंट्री डेबिट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो यहाँ तक तो मैं शायद यही कहूंगा कि एग्जैक्टली यही सेंटेंस है जो अभी गोल्डन लिमिटेड में भी पढ़ के आए। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, वैसे फिगर्स लिखेंगे। 8 मिलियन सरप्लस है, फेयर वैल्यू सरप्लस है, फेयर वैल्यू सर कुछ कह नहीं सकते सर। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नहीं है, वो अंडरलाइन करना। इन्वेंट्री हैड all been sold by 30th September 2006। पिछले पेज पे ना एक्विजिशन डेट जरा ढूंढ लो। 1 जनवरी 1 अक्टूबर सॉरी 2002 पे आपने एंट्री की इन्वेंट्री डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट बाय ₹8 मिलियन। तो आपने की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे ही सर। अब इस एंट्री के इफेक्ट्स क्या होंगे? इन्वेंट्री जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम बना रहे हो तो उसमें 8 मिलियन प्लस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस गुडविल की वर्किंग में चला जाएगा, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। याद आ गए? तो इसलिए सब्सिक्वेंटली को कहीं आगे नहीं जाना, ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे है और डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही खत्म हो। ठीक है, इन्वेंट्री जो डेबिट हुई है ये डेफिनेटली फिर अब इन्वेंट्री में प्लस हो, लेकिन आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बना रहे हैं? नहीं ईयर एंड पे नहीं, ईयर एंड का मतलब कौन सा? 30th सितंबर 2006 गिन लेना, कुछ 4 साल बनता है मतलब 4 years आफ्टर एक्विजिशन आप कंसोलिडेशन कर। अब लिखा ये हुआ, दोबारा सेंटेंस पढ़े। इन्वेंट्री हैड ऑल बीन सोल्ड बाय, क्या ये इन्वेंट्री एक्विजिशन डेट पे थी? आपने रिवैल्यूएशन कर ली, लेकिन क्या ये अब बैलेंस शीट डेट पे है? अब जरा जहन में वैसे ही जरा इन्वेंट्री की फिगर्स लाएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, या देख लें, चलो सामने रखना। पिछले पेज पे 895 है एंड 225 है, सब्सिडी की बात हो रही है। तो 225 में सोचें ये इन्वेंट्री है, क्या ये इन्वेंट्री थी? लेकिन ये तो बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट की फिगर है 2006 की फिगर यकीनन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने रिवैल्यूएशन कर ली, लेकिन क्या अब है? तो इट बिकम्स वेरी लॉजिकल कि आप सपोज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो 895 प्लस 225 और प्लस 8 कर दें,
व्हाई इट इज इलॉजिकल? वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। क्या ये हो सकता है एक्विजिशन पे हो और सब्सिक्वेंटली इसे बेच दिया हो? अगर हमें ये ना पता हो तो दोबारा गोल्डन में जाए। गोल्डन अगर हमें ये ना पता हो कि इन्वेंट्री का सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, तो हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि वो थी भी और है भी। तो क्या हम एंट्री बोल दें, वहां क्या की होगी हमने? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट। तो क्या इन्वेंट्री क्रेडिट करके हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए इसको माइनस किया होगा? क्या समझ के कि थी भी और है भी, बिकॉज देयर वाज नो इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है कि थी तो सही, लेकिन अब है, तो कोई इशू नहीं, रिलैक्स। अगर थी तो हमने कर दी रिवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन हमने रिवैल्यूएशन की या सब्सिडरी ने रिवैल्यूएशन कर ली? कंसोलिडेशन में की या सेपरेट में की? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी भी नहीं चाहिए। वहां कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होना चाहिए? IAS 2, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। तो इंक्रीज वाली तो बहस है ही नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV की एंट्रीज होनी चाहिए वहां। ये प्लीज मेरी जो बातें हैं सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ, बड़ी दूर निकल देना मैंने, लेकिन है बिल्कुल सिंपल सी बात, अगर आप गौर से सुनेंगे मेरे साथ साथ बात। ये एंट्री जो हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्री नहीं हुई और ना ही होनी चाहिए। क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्री किए बगैर ही सेल हो गई? सब्सिक्वेंटली आफ्टर एक्विजिशन क्या ये रिवैल्यूएशन किए बगैर ही सेल हो गई? सेल की एंट्री पता है आपको क्या? सी आ रही है। सेल की डबल एंट्री से डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट भी सुना है कभी? तो डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री तो होती है सेल प्राइस, लेकिन स्टॉक भी तो बुक से खत्म हुआ। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट एक एंट्री हुई होगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आफ्टर एक्विजिशन या बिफोर एक्विजिशन? आफ्टर एक्विजिशन, बिफोर कंसोलिडेशन डेट, all sold by 30th September 2006। ठीक है। तो डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री जो है ये तो सेल प्राइस पे होती है। सब कुछ साफ सुन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और देखने की कोई जरूरत ही नहीं कहीं, जहन में सोच रहे हैं। डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री सेल प्राइस पे होती है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट वाली एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होती है। क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्रीज हो गई होंगी? अब इन्वेंट्री जो है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 8 कम आ रही हो, एंट्री दोबारा देखें बोर्ड पर नजर आ रही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री? ये हमारे एंगल से बढ़ रही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्री हुए बगैर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट वाली एंट्री हो गई हो, और हमें कोई एतराज नहीं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। लेकिन क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट वाली एंट्री 8 मिलियन रुपीज से अंडरस्टेटेड है? हमारे मुताबिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक 8 रुपीज से इन्वेंट्री बढ़ जानी चाहिए थी एक्विजिशन डेट पे। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल, तो फिगर्स ऐसा हम रख लेते हैं, कॉस्ट थी सपोज 100, फर्स्ट लाइन देखना, और फेयर वैल्यू देयरफॉर है 108, इसलिए 8 क्या है? सरप्लस। जरा फिगर सोच लेते हैं, जरा फिगर ज़हन में रख के जरा बात करें। व्हाट इज 100?
कॉस्ट वाई फेयर वैल्यू इज मोर, सरप्लस है, सरप्लस की वजह से क्या, ये कम भी हो सकती है अगर लॉस हो। तो अगर 100 अज्यूम कर लें कॉस्ट, तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल भी फिर 100 पे रिकॉर्ड हुई होगी? हालांकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंगल से पहले 8 से बढ़नी चाहिए थी, और अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी 108 पे होनी चाहिए। अगर हमें ना पता हो ये सेल हुई है तो हम डेफिनेटली यही अज्यूम करेंगे बस 8 से इन्वेंट्री बढ़नी चाहिए थी। हम इस बात को कहाँ खत्म कर देंगे, इन्वेंट्री में 8 प्लस का। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि इन्वेंट्री सेल हो गई, तो फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डबल एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल होगी, वो अगर सरप्लस आया तो अंडरस्टेट हुई हो, और देयरफॉर फिर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए एक एक्स्ट्रा एंट्री किया करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को एडजस्ट करने की। ये तकरीबन बात उसी से मिलती जुलती हो जाएगी। प्लांट अगर वैल्यू हो तो डबल एंट्री बोलें, सरप्लस आया फॉर एग्जांपल, फिर आप क्या करते हैं, तो नामों का फर्क पड़ रहा है। तो जितने से आप प्लांट बढ़ाते हैं उसे डेप्रिशिएट करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो डेप्रिशिएट करके डेप्रिसिएशन बढ़ाते हैं। कि अगर प्लांट बढ़ा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, वाइस वर्सा प्लांट कम कर रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स करेंगे। लेकिन ये जो इन्वेंट्री है ये यूज नहीं होनी, ये सेल होनी। तो इन्वेंट्री एक्सपेंस बनती है बाय द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल रादर देन प्लांट एक्सपेंस आउट होता है डेप्रिसिएशन के नाम से। तो अगर चाहे तो लिंक कर सकते हैं, लेकिन फर्क भी ध्यान में होना चाहिए। प्लांट तो यूज की वजह से फिर हर साल डेप्रिशिएट हो रहा होगा, लेकिन इन्वेंट्री एक ही दफा जब सेल होगी तब कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट होगी। तो ये बात भी शायद इस तरह बन सकती है कि अगर हम इन्वेंट्री को बढ़ा रहे हैं और इन्वेंट्री सेल हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ाएंगे, और अगर लॉस की वजह से इन्वेंट्री कम हो रही होती कॉस्ट ऑफ सेल भी कम करेंगे। लेकिन डेफिनेटली कब बढ़ाएंगे या कम करेंगे, अगर हमें पता चल जाए कि सेल हुई है। अगर वो कि आधी सेल होगी, अगर वो 60% सेल होगी, तो फिर हम अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे। हम एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, एक दो दोबारा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हम इन्वेंट्री को इंक्रीज कर रहे हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस एंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ये इन्वेंट्री सेल हो गई है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट ऑफ सेल उसी अमाउंट के बेस पे रिकॉर्ड हुई होगी जिस पे वो होगी, विच मींस कॉस्ट। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप जितने से बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंगली इतने से फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ानी पड़ेगी। क्या एंट्री करनी पड़ेगी, तो साथ ही में दूसरी एंट्री कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे, ये कंसोलिडेशन डेट पे, ये पहली एंट्री किस डेट पे। अब इसका जरा 2-3 वेरिएशंस का सुन लीजिएगा, बाकी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है, तो वहां से पढ़ लेंगे पहले, फिर अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो। क्या डबल एंट्री करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट बाय हाउ मच, ऑल इन्वेंट्री सेल। इस केस में मैं कितने से कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बढ़ा रहा हूँ, जितने से मैंने एसेट बढ़ाया। क्या ये टोटल फेयर वैल्यू है, ये डिफरेंस ही होनी है एंट्री। आप जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करते हैं वो भी डिफरेंस पे ही करते हैं, तो ये भी डिफरेंस की गेम। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल की जगह सीआरई और एनसी दोनों के होंगे, सब्सिडी की इन्वेंट्री, सब्सिडी की इन्वेंट्री, ठीक है सर। और अगर फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपकी डबल एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल, और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एनसी विल बी इफेक्टेड। अगर आ गया लॉस तो एंट्री बोलें, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, फिर क्या करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा रिकॉर्ड होगी,
हमारे एंगल से फेयर वैल्यू कम है, तो हम फिर क्या एंट्री करेंगे? स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो सीआरई एनसी पे इफेक्ट लगेगा। ठीक है सर। अब एक सेकंड के लिए जरा काइंडली, अगर एज इट इज, बल्कि जो क्वेश्चन है उसमें फिर सीआरई एनसी है, ये सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी आपको, तो कैलकुलेटर आप पकड़िएगा, मेरे ख्याल 60-40 नहीं, रेशियो क्या 4.8 to 0.4 जी 4.8 3.2 60-40। तब इस एंट्री के क्या इफेक्ट्स होंगे? इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा रखें। इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस गुडविल की कैलकुलेशन में खत्म होगा, नीचे वाली एंट्री में। सीआरई एनसी में यकीनन डेबिट इफेक्ट्स आएंगे, माइनस करेंगे आप, लेकिन वो इन्वेंट्री और ये इन्वेंट्री नेट ऑफ क्यों हो गई थी, लेकिन अब नहीं है। प्लस माइनस जीरो थी तो सही, लेकिन अब नहीं है, तो कैंसल आउट हो जाएगी, और देयरफॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे ये 8+ नहीं होगा, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, ये डेफिनेटली प्लस माइनस हो जाएगा, था और अब नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी बात पूरी समझने के लिए इसका आंसर ढूंढना जरा, क्वेश्चन नंबर 16 करो। ये ऑनेस्ट कुछ क्लियर? पेज नंबर 208 पे जरा ढूंढिएगा, वर्किंग नंबर 2 कहीं होगी। जी मिल गई सर, 210 शायद बताया जा रहा है सर, एक पेज आगे बताया जा रहा है। हेडिंग कौन सी ढूंढ रहे हैं? वर्किंग नंबर 2 मेरे ख्याल लिखी होगी एंट्रीज के नाम से, इसमें इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन मिल गया। पेन रखने बाद में या सारा पढ़ लें, फिर कोई मसला रह गया तो फिर देख लेते हैं। Consolidation is a requirement of the IFRS 3 and 10, which requires that all assets and liabilities of the subsidiary should be revalued at the date of acquisition. तो अब इस क्वेश्चन के साथ साथ लिंक करने बाकी चीजें। इन्वेंट्री डेबिट हुई, सरप्लस क्रेडिट हो। Inventory was undervalued at the date of acquisition. Undervalued, overvalued? Was the. If it is not mentioned in the question that the inventory has been sold, then we would prepare the above entry only. Done? Yes, sir. As inventory is sold, further adjustment is required. When the inventory was sold, this entry would have been passed as follows. देखिए हम उस एंट्री की बात क्यों नहीं कर रहे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली भी तो एंट्री, वो एंट्री भी तो करेंगे, वो एंट्री भी तो करेंगे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन उसकी बहस क्यों नहीं हो रही? देखिए उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जिस अमाउंट पे इन्वेंट्री बिक गई है, हम कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा पैसे और ले लें या वापस दे दें, ये बहस नहीं है। तो सेल प्राइस से जो भी है वो है। हाँ, हमारे मुताबिक कॉस्ट और है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक कॉस्ट और है, तो हम सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट सोच रहे हैं? कॉस्ट की एडजस्टमेंट सोच रहे हैं। ठीक है, हमारे मुताबिक मींस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक और है, और सेपरेट मींस सब्सिडी के मुताबिक और है। वहां कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? स्टॉक के वाले IAS 2। हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है? IAS 3, IFRS 3 10 कंसोलिडेशन। तो जब इन्वेंट्री बेची गई होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट एंट्री हुई होगी। किस अमाउंट पे? ब्रैकेट अंडरलाइन करें। अब कैरिंग अमाउंट क्यों लिखा हुआ आपको पता है? सर ना करें यार, खुदा के लिए नाम है, बैलेंस शीट में जो भी फिगर आ रही है वो कैरिंग अमाउंट ही तो है। कैरिंग अमाउंट का सिर्फ WDV को कहते हैं, किसको कहते हैं? जब बैलेंस शीट में फिगर आ रही है तो इन्वेंट्री बैलेंस शीट में किस फिगर पे आ रही होगी? कैरिंग अमाउंट पे, व्हिच शुड बी मेजर्ड बाय अप्लाइंग IAS 2 लॉ ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड। लेकिन हमने उसे किस अमाउंट पे ले आना है? फेयर वैल्यू पे, इसलिए कैरिंग अमाउंट वर्ड लिखा है। बट रिमेंबर, if the inventory was undervalued, then the above entry was also undervalued by the same amount. अगर 100 था फॉर एग्जांपल तो 100 से एंट्री हुई होगी। So to correct the above entry, we have to pass an additional double entry. कौन सी सर? इन्वेंट्री अगर आप बढ़ा रहे हैं और इन्वेंट्री बिक जाए तो मेरा ख्याल डेप्रिसिएशन कितना सही है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे या कम करेंगे? और अगर इन्वेंट्री कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम करेंगे।
However, as we are only preparing statement of financial position and the cost of sale of the subsidiary is to be increased, therefore the above entry would be passed as follows. ठीक है सर? लेकिन एक वेरिएशन जरा और लें, जरा दोबारा वापस जाएं क्वेश्चन में, ये समझ आ गया प्लीज? एक वेरिएशन जरा और इसी सवाल में, नहीं इसी जगह, ये 182 पेज पे सपोज लिखा होता द इन्वेंट्री हैड बीन सोल्ड 60% before 2006 and 40% during the year 2006. कैलकुलेटर जरा पकड़ना, नहीं कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, नहीं एक मिनट 60% before 2006 and 40% after 2006. पहले तो बताइए मेरा मीनिंग क्या हुआ इससे? कुछ हमारे करंट ईयर में, 40% करंट ईयर में और 60% करंट ईयर से पहले है। अगर तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो नो चेंज, पिछले सालों में बिके, इस साल बिके, सीआरई एनसी ने इफेक्ट हो। लेकिन लेट्स अज्यूम हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी और चेंजेस इन इक्विटी भी, तो देन क्या करेंगे? कैलकुलेटर पहला स्टेप कैलकुलेट करो, 8 लिखेंगे, 8 इंटू, बल्कि 70% करेंगे, फिगर वो मैच ही हो जानी, 4.8 उधर ही ना निकल जाए। लेट्स अज्यूम 70% सोल्ड बिफोर एंड 30% आफ्टर द इन द करंट ईयर, तो 8 इंटू 70% सोल्ड बिफोर द ईयर, जो फिगर आ गई वो रेलेवेंट नहीं, मतलब सोल्ड बिफोर द ईयर, और बाकी दूसरी सॉल्व कर रहे थे 5.6 और दूसरा हो गया। अब इसकी तरह कंपाउंड एंट्री सुने, स्टॉक क्रेडिट बाय 8, इन्वेंट्री बिक गई, ओपनिंग सीआरई एंड एनसी डेबिट बाय 70% अमाउंट, 70% का ब्रेकअप होगा, ओपनिंग सीआरई, ओपनिंग एनसी 5.6 जो आपने कैलकुलेट किया वो ब्रेक होगा बिटवीन पेरेंट एंड एनसीए। जो बाकी रह गया है 2.4, ये कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट होगा, और नीचे ब्रैकेट में आप लिखेंगे एनसी विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस 2.4। ठीक है, वाई पिछले सालों का फिर इफेक्ट ओपनिंग में जाएगा, ओपनिंग पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर नहीं, फॉर द ईयर सिर्फ फॉर द ईयर में इफेक्ट करेगी, और पिछले सालों की अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो फिर ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट हो। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए तो फिर वो मैटर नहीं करता पिछला साल है या करंट ईयर है, जितने पिछले साल हैं एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक वो आप सीआरई एनसी वगैरह में इफेक्ट ले सकते हैं अगर सब्सिडी की कोई ट्रांजैक्शन। ठीक है, प्लीज बात समझ आ गई? क्या बात समझ आई है? अगर इन्वेंट्री वैल्यू हो जाए तो आप एक्विजिशन डेट पर उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर एक्विजिशन के बाद कंसोलिडेशन डेट तक आते आते सेल हो जाए तो आप फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट भी करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली पर्सन का में क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं या इनकम स्टेटमेंट, तो वो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं। जी सर, अगर इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए तो बेटा इन्वेंट्री सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्ट्रॉय हुई होगी और कंसोलिडेटेड में भी हुई होगी। लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल की जगह क्या करना है, नहीं नॉर्मल अब नॉर्मल रहने, लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट करना है। क्या इस पे एनसी का भी इफेक्ट आएगा? सब्सिडी की इन्वेंट्री से एनसी का भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात अब क्लियर होगी। देन मैंने एक क्वेश्चन कल दिया था, उस पे मैं जरा देखता हूँ, मैं एक मिनट थोड़ा सा काम जरा नया भी करना है, उसमें भी वही 10 का मसला आया होना वो, क्योंकि आंसर देखा सेंस वाली वर्किंग में क्यों आया है, क्योंकि वहां आया हुआ था 297 पे आया था, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। पेज नंबर 297 पे पहले एक मिनट आइए, एक बड़ा सा जंप लगा, अपना करके रखिएगा वो, मेरा ख्याल है शायद मैं एक दिन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई साहब रह गए तो कल तक इकट्ठे कर लें। पेज नंबर 97 पे एक हेडिंग होने कॉस्ट, इसके इर्द गिर्द भी थ्योरी सी लिखी हुई है ये, बल्कि मेरा ख्याल चलें अब याद आ गया मुझे। ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब आपने लेने हैं, एग्जाम में अलाउड है FA2 में, तो उसको यूज फिर से करना है, कहाँ कहाँ उसका फायदा हो सकता है वो भी मैं डिस्कस करना। तो ये ICAP से
आपको रीजनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप परचेज करने हैं। तो ये रीजनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे ख्याल नजर आ रहे होंगे आप, तो ये 5 मिलते हैं। तो ये अपने अपना कहाँ से, ये लाइब्रेरी तो इधर खत्म हो गई है, आई कैब से मिलते हैं। जी जी, वो अब आपकी मर्जी है, लेकिन आई कैब वाले ने फोटोकॉपी अलाउड नहीं है। आई कैब से आप अप्लाई करना है आपने, मेरा ख्याल आपको 50% डिस्काउंट भी मिलती है, लेकिन वो एक अलग इशू के टोटल कितना है। तो डैडी से नहीं लेने, बिल्कुल डैडी से पैसे नहीं लेने, अम्मी से तो हरगिज नहीं मांगने, अपने हाथों में मोबाइल लाया था। जब मैंने कहा ये स्टैंडर्ड आपने लेने हैं तो सबने कहा स्टैंडर्ड लेने हैं, तो मैं अभी तरीका बताता हूँ स्टैंडर्ड कैसे लेने हैं। सब लोग अपने हाथ में एक मोबाइल लाए। स्टैंडर्ड्स कितने के? 3 के 4 के। जिन भाई को पैसों का इशू है, मैं अभी बिकवा सकता हूँ 3,000 का। जिसको पैसों का इशू है वो जरा दे दे, मैं इसका मोबाइल की जरा बोली लगवा दूं। इसके बावजूद अच्छा सा मोबाइल आ जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पैसे भी निकलाएंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा सा मोबाइल भी साथ होगा उसके। तो ये डिसीजन काइंडली पेरेंट्स में नहीं डालना, अच्छा सा फैसला करें जिंदगी में। तो अप्लाई कर दें, तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन में अगर अवेलेबल हो जाए तो बेस्ट। फिलहाल आ जाए पेज नंबर 297। एक हेडिंग हमने कॉस्ट, पेन रख लीजिए आप। कंसिडरेट सर, कॉस्ट मींस एक वर्ड आता है परचेज कंसिडरेशन। ठीक होती है परचेज कंसिडरेशन, खरीदने की कॉस्ट। हमने दोबारा पर पेरेंट के एंगल से बात करनी। पेरेंट शेयर्स खरीदता है? यस सर। किसके? सब्सिडी के। तो वो कहता है कॉस्ट ऑफ परचेज इज सम ऑफ IFRS 3 states that the purchase consideration of an acquisition business combination means parent subsidiary combine हो गए is a sum of। बिल्कुल रिलैक्स रह के पढ़िएगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वर्ड्स मुश्किल है। क्या पढ़ने लगे हम इस वक्त? Purchase consideration is the sum of number 1 value at the acquisition date of the asset transferred by the acquirer। acquirer कौन है? एक्वायरी कौन है? एक्वायरर, एक्वायरी, पेरेंट की बात हो रही। एक्वायरर, क्या एक्वायरर कैश दे सकता है? यस सर। क्या कैश एक एसेट है? यस सर। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, हो सकता है? यस सर। तो ये कैश की बात हो रही है। क्या कैश के अलावा भी कोई एसेट दे सकता है? यस सर। कोई बिल्डिंग दे दी, कोई मशीनरी दे दी, तो पेरेंट क्रेडिट करेगा उन एसेट्स को या डेबिट करेगा? क्रेडिट करेगा। कंसिडरेशन के तौर पे कोई भी अगर एसेट है, कैश के अलावा अगर कोई एसेट है तो फिर फेयर वैल्यू लेंगे। शुरू में पढ़ना, बिल्डिंग अगर दे रहा है तो कैरिंग अमाउंट लेंगे या फेयर वैल्यू लेंगे? बाकी इसकी बहस मैं खुद करूंगा, गलत तरफ नहीं जाना। नंबर 2, liabilities incurred by the acquirer to the former owners of the equity। ये former owners of the equity कौन है? पुराने शेयर होल्डर्स, उनसे भी शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। तो क्या ये भी हो सकता है समटाइम्स, मैं फिगर अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से 100 मिलियन कैश दे दिए और डिसाइड ये हुआ है कि 200 मिलियन कैश 3 महीने बाद देंगे, तो ये 200 मिलियन पेएबल क्या है? लायबिलिटी इनकर्ड। किसने किसको पैसे देने अभी? तो समटाइम्स ये भी हो सकता है, कुछ दे दिया कुछ देना। थर्ड, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मींस ऑर्डिनरी शेयर्स। लिखें तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या पेरेंट अपने ऑर्डिनरी शेयर्स भी कंसिडरेशन के तौर पे दे सकता है? कौन किसको क्या दे रहा है? पेरेंट अपने शेयर्स खरीदने के लिए शेयर्स इशू कर रहा है, तो फिर क्या करेगा पेरेंट? अगर शेयर्स इशू करे तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा भी इशू कर दिए हैं, शेयर प्रीमियम भी है। लेट्स अज्यूम 50 मिलियन शेयर नॉमिनल वैल्यू है और 75 मिलियन शेयर प्रीमियम। ये आपके सामने एक एंट्री लिख रहा हूँ, क्या क्या दिया, जो जो दिया वो क्रेडिट है, कैश दिया वो क्रेडिट, नहीं दिया तो पेएबल क्रेडिट, शेयर्स दिए तो शेयर कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट। कैलकुलेटर पकड़ा,
इन सब के अगेंस्ट क्या डेबिट, इन सब के अगेंस्ट क्या डेबिट, टोटल बन गया शायद जी 425 million. What is this 425 million? Purchase consideration. So this 425 million purchase consideration is a sum of fair value of the assets transferred, liability incurred, and equity instrument issued by acquirer. You can read it. ये गोल्डन लिमिटेड में कुछ बात आई थी इस समय शेयर्स इशू वाली, बल्कि कल आई है, प्रेजेंट फ्यूचर में आई। तो कंसिडरेशन के तौर पे क्या 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 दिया जा सकता है? कोई एसेट दिया जा सकता है, कुछ पैसे देने हो सकते हैं और उसकी वजह से लायबिलिटी राइज हो जाएगी, और शेयर्स दिए जा सकते हैं। जो शेयर इशू करता है ना वो नॉमिनल वैल्यू और एक्स्ट्रा अबव अमाउंट का हिसाब रखता है। जो शेयर इशू करता है, जो खरीद रहा है वो इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा। एनी कंफ्यूजन फाइनली? नोट करिए, एंट्री लिखिए। नेक्स्ट लाइन सर। परचेज कंसिडरेशन may include some deferred consideration. बस इसको अंडरलाइन करते हैं, भी नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं। डेफर्ड कंसिडरेशन से मुराद ये भी पेएबल है, लेकिन डेफर पोस्टपोन होगी कुछ अर्सा, ज्यादा लंबा अर्सा। बाकी मैं बताता हूँ। पेरेंट इश्यूज शेयर्स एट पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन को जरा थोड़ा सा और हजम करना। When the acquirer issues shares as part of purchase consideration, and the shares are quoted equity instruments means listed shares. Quoted means quoted companies का मतलब होता है listed companies, unquoted non listed companies. अगर एक्वायरर ने शेयर्स इशू किए हैं और एक्वायरर लिस्टेड कंपनी है तो वो क्या करेगा, शेयर्स को वैल्यू करेगा एट देयर मार्केट वैल्यू एट द एक्विजिशन डेट। सही करेगा? कल ऐसे किया, प्रेजेंट फ्यूचर निकाला। प्रेजेंट फ्यूचर का पेज नहीं, वो क्वेश्चन देखो कितना, क्या नंबर था उसका, 239। पेरेंट ने 1000 मिलियन हैविंग अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1000 मिलियन शेयर्स इशू किए थे एट अ नॉमिनल वैल्यू 1000 मिलियन या हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू। फिर आपने उसको क्या किया था, नीचे 16 ढूंढेंगे, फिर फेयर वैल्यू ढूंढी थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू चाहिए, तो फिर 10 से डिवाइड करके शायद हमने 16 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है सर? तो यहाँ भी क्या लिखा है, नॉर्मली वैल्यू एट द, लेकिन नॉर्मली एक वर्ड लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, गोल्डन में भागते रहने पर। अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्वेश्चन देखो, अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मार्केट प्राइस से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन क्या रहेगी, वहां मेरा 15 रुपए, लेकिन शायद 25 रुपए मार्केट प्राइस थी, तो वहां 15 पे इशू किया था, 15 मींस प्रीमियम मिला के 5। लेकिन नॉर्मली किस पे इशू करते हैं, अरे वापस मार्केट वैल्यू किस दिन की लिखे, एक्विजिशन डे। देन फिर एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ लिखी हुई, ये वही है जिसे हमने एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट पढ़ा था। जाए जरा क्वेश्चन नंबर ढूंढना है 14, ये जो पढ़ चुके हैं चीजें वहां से रिलेट करना। क्वेश्चन नंबर 14 के नीचे जरा ढूंढे हेडिंग्स, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, एक नजर पढ़ने दो, कोई 2-3 एग्जांपल्स बोल दो उसके। लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, अकाउंटिंग चार्जेस, फाइनेंशियल वैल्यूएशन चार्जेस, इनका क्या करना, इन एक्सपेंस आउट करना, और अगर ये कैपिटलाइज हुए हो तो हमने रेक्टिफाइंग एंट्री कर देनी। तो उसी की दोबारा बात हो रही है, इधर से पढ़ने। Transaction cost incurred in making an acquisition, such as cost of the fees of advisors and lawyers, may not be included in the cost of acquisition. These costs must be treated as an expense as incurred and write off to profit and loss and recognized as expense in profit and loss.
ठीक है, तो वही चीज है। देन वो कहता है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। अब ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स हैं वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये एज इट इज आपने मतलब लिखा क्या हुआ कि अब ठीक है प्रॉफिट लॉस में तो किसी एक्सपेंस में प्लस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस में, लेकिन शेयर होल्डर्स को फिर नोट्स में लिख के बताएंगे कि कितनी अमाउंट ये थी। ठीक है, डिस्क्लोजर जिस तरह डिविडेंड का डिस्क्लोजर होता है, डिविडेंड अगर बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हो जाए तो उसका क्या होता है, डिस्क्लोजर मींस क्या होता है, एक सेंटेंस लिख देंगे कि मैनेजमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड फॉर एग्जांपल 10% आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसी तरह ये लिख देंगे कि एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट इज फॉर एग्जांपल 1 मिलियन। ठीक है, किसको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, शेयर होल्डर्स को अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जांपल करें, company P acquired 80% of the shares of company S when the fair value of net asset of S was 800,000. Date of acquisition of shares is 1st January 19. The purchase price was rupees 3 lakh in cash plus 10,000 new shares in company P. The new shares were to be issued 1 month after the date of acquisition. अब एग्जामिनर ने आपको वैसे तंग करना। The market price of the P share at the date of acquisition was 40. 1 month later, the market price has increased to 45. Nominal value of P share is 10. Transaction cost of making the acquisition, comprising of fees for advisor and lawyers, was 80,000. Discuss the relevant accounting treatment. सबसे पहले इस डेटा में से लिखवा दें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के, वर्किंग करवा दूंगा, कितना कैश 300,000 प्लस शेयर्स जी 10,000 इंटू 45 या 40 एट द रेट ऑफ एक्विजिशन आपने लेना, फिगर आ गई 4 लाख, टोटल कंसिडरेशन हो गई 7 लाख। 7 लाख की अकाउंटिंग एंट्री बनवा, इन्वेस्टमेंट डेबिट 7 लाख, कैश क्रेडिट 3 लाख, शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। 1 लाख कहां से आ गया, 10,000 इंटू 10 और बैलेंसिंग फिगर 10,000 इंटू 30। लिखना अपने हाथ से, नीचे लिखी हुई है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लेना, ये बंद कर दे यार, मौसम देखो। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन करें। 80,000 ढूंढे, उसका क्या करें, एक्सपेंस आउट करना है। गुडविल की वर्किंग करवा दें इस डेटा से, हो सकती है, जरा देखें। पेरेंट का शेयर कितना, 80%। ढूंढे शेयर कैपिटल ऑफ शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम ऑफ सब्सिडी ढूंढा यार, ये 4 लाख है तो सही। ये शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम किसका है, पेरेंट का, ये तो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। हमने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स किसकी ढूंढनी होती है, सब्सिडी की, तो ढूंढ लें। वो सब कुछ ढूंढने का मकसद पता है किसी को, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू तक आना होता है। इक्विटी देख के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू तक आना, तो अगर नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ही मिल जाए, व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स,
8 लाख में अपना हिस्सा 640, एनसीई का 160. What is the amount of consideration? 7 lakh. Any goodwill? 60,000. देख लें. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स लिखने का मकसद क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल है तो शायद वही हमें चाहिए. नोट है प्लीज. पेज नंबर 298 के दरमियान में है. नोट कर लिया ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लिखिए. शेयर एक्सचेंज सर है और फुल कंसंट्रेशन सर, यही बेस्ट है अब चलनी है. Parent has acquired 12,000 shares in the subsidiary by issuing 5 of its own shares for every 4 shares in subsidiary. 12,000 क्या है? और क्या अपने शेयर्स दिए? कितने? हाँ जी बिल्कुल सही है. ये सेंटेंस अगर हो गया तो बात खत्म हो जाएगी. 5 के बदले 4. किसके 4 और किसके 5? 5 of parent, 5 shares of parents, 5 shares of parent is equal to 4 shares of subsidiary. ऐसे ही चेंज हुआ. ठीक है, हो सकता है 5 के बदले 4 हो गए. बर्थ डिफरेंट हो सकती है. अब 12,000 के ये सब्सिडी के शेयर है, पेरेंट के शेयर है? सब्सिडी के हैं या पेरेंट के हैं? तो मार्कअप मार्जिन बन जाएगा. 12,000 किसके शेयर? ये 4 शेयर्स के बराबर है, ये 5 शेयर्स के. चेक करें, देख लें सेंटेंस पढ़ने से. 4 किसके 5 किसके? सब्सिडी के 4 शेयर्स के बदले पेरेंट के 5 शेयर. तो ये 12,000 किसके शेयर्स है? सब्सिडी के, डिवाइड बाय जिसके बराबर है और मल्टीप्लाइड बाय जिसके इक्वल, जो फाइंड आउट नहीं वो तो आ जाएगा, लेकिन ये डिवाइड बाय 4 into 5 क्यों हुआ? 12,000 4 शेयर्स के बराबर और 5 फाइंड आउट करना. देखें वर्किंग. बाकी डेफिनेटली बहुत से तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शायद गुजारा है. जी ठीक है. हमने नोटेड मिस. अब एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होता है? 6. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की डबल एंट्री करवाएं. शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 15,000 into 1 नॉमिनल अमाउंट दी. शेयर प्रीमियम हिम्मत मारा था. 15,000 into 5 कहां से आ गया? 6 रुपए का एक शेयर इशू हुआ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. 15,000
और 75,000 इन्वेस्टमेंट डेबिट बाय कैसे 15,000 इनटू मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैश कितना दिया उसकी इंफॉर्मेशन जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात ठीक होगी। ये जो 90,000 बनता है रुपीस बनते हैं, ये कितने शेयर्स की वैल्यू है, कितने शेयर्स लिए हैं और कितने दिए हैं। अपने 15,000 शेयर्स देखे, 12,000 शेयर्स दिए, अपने जो 15,000 दी उनकी वैल्यू कितनी है, तो 90,000 वैल्यू के अगेंस्ट कितने शेयर्स मिले, इस तरह प्लीज। एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट सर, इसके नीचे एक थोड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें सेकंड लाइन में एक IFRS 9 का जिक्र है, तो ये हमने कुछ अर्से बाद यहाँ पहुंचना, तो वैसे कोई ऐसे इशू नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लगा दें फिर इमीडिएटली आफ्टर दिस एंट्री एक IFRS 9 लिखा होगा सेकंड पैराग्राफ में। जी सर, एक छोटी सी डिस्कशन अभी रहती है, पिछले पेज पे जाए जरा, एक मैंने जगह डेफर्ड कंसिडरेशन आई थी पेज नंबर 297 के स्टार्ट में। अब डेफर्ड कंसिडरेशन क्या चीज है, उसको समझने के लिए पहले जरा एक आसान सी एग्जांपल देखते हैं। बिफोर नेक्स्ट डिस्कशन लिखा हुआ बीच में टेबल सा बना हुआ पेज के एंड पे शायद 298 के एंड। देखिए सपोज एक सेलर है, उसने 1 जनवरी 18 पे सेल की है और उसके पैसे रिसीव होने हैं 31 दिसंबर 19 पे, 2 साल बाद, जिससे सही लीज में होता है। लीज में पैसे सालों में मिलने होते हैं, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट्स है, यहाँ जरा इकट्ठी अमाउंट है। तो सेल कब हुई है और रसीद कब होनी है, और सपोज 1 लाख मिल रहा है आफ्टर 2 इयर्स। अब एक सेकंड बायर बने, बायर ने परचेज कब की है और बायर ने पेमेंट कब करनी है, वाइस वर्सा बात कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं ये डाटा देख के कि सेलर को अपनी सेल और बायर को अपनी परचेज कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, 1 जनवरी 18 या 31 दिसंबर 19। सेलर की एंट्री बताएं, डेटा टाइप है, रिसीवेबल है, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, बायर की अमाउंट बताएं, 1 लाख पे या प्रेजेंट वैल्यू पे। क्या इस सिचुएशन में अगर पैसे 2 साल बाद लिए जा रहे हैं, सेल आज है और पैसे 2 साल बाद लिए जा रहे हैं, तो बीच में लाख के इंटरेस्ट भी होगा। एक बंदा अगर टाइम पे पैसे नहीं दे सकता तो यकीनन आप तो कम लेंगे। एक भाई आया कि उसने कहा चीजें मुझे चाहिए, पैसे मैं 2 साल बाद ही दे सकता हूँ यार, तो आपने कहा यार डिजर्विंग आदमी तो मैं कम ही लूंगा। लेकिन दुनिया अभी आप जैसी नहीं हुई, दुनिया ज्यादा ले रही है, कम ले रही होगी।
2 सालों का कौन सा इफेक्ट भी ले रही होगी, इंटरेस्ट का इफेक्ट भी ले रही है। तो आज अगर सेल रिकॉर्ड करनी है तो जिस तरह लीज में राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट की एंट्री सुनी आपने? वैसे ही कहते हैं, सुनी कहा? प्रेजेंट वैल्यू पे एंट्री करते हैं, तो लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, बाकी फिर उसमें जो टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात होती है। ठीक है सर, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक होती है नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मसलन 10 दिन बाद पैसे, 20 दिन बाद पैसे, उसमें तो खैर इस तरह से हम इंटरेस्ट एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर 1 साल से कम ज्यादा अरसा हो गया तो फिर इसमें टाइम वैल्यू मनी भी रेलिवेंट हो जाती है। तो रजिस्टर खोलें, इसकी चंद एंट्रीज करवानी, सेलर और बायर बनकर। नहीं, 1 मिनट को देख लेते हैं, जैसा आप हुक्म करेंगे वैसे करेंगे। आपने हुक्म कर ही जाना है, मैंने भी फैसला किया कि मैंने भी लिखे जाना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हुक्म करेंगे। मिस्टर वैद FA1 पढ़ के आप जिस जगह आ गए, आपको मैंने कहा भी था सिर्फ थोड़ा आइडिया देना मेरा काम है, बाकी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पता है। डेबिट क्रेडिट आपके टिप्स पे जी सर, डेट वाइज जरा कुछ हो रहा है सर। 1 जनवरी 18 रिसीवेबल करें, डेटर नहीं करना, ट्रेड रिसीवेबल, सेल है, चीजें बेचें, गुड्स हैं यहाँ, तो क्या लिखना है आपका, ट्रेड रिसीवेबल लिख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ट्रेड रिसीवेबल? रिसीवेबल, सेल, वर्किंग कैसे करें? 1 लाख, लेट्स अज्यूम 10% रेट है, 10% डिस्काउंट रेट है, एन्यूटी लगाऊं या सिंपल डिस्काउंटिंग लगाऊं? एन्यूटी कब लगाते हैं? एक से ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व हो जाए, सेम हो जाए, एक ही अमाउंट है 2 साल बाद है, 1 प्लस 0.1 माइनस टू कहां से आ गया, 2 साल है, कैलकुलेटर पकड़, 82645। साथ साथ एंट्रीज लिखने के लिए पहले सेलर पूरा करना, राइट साइड पे उसी का कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट डेट सोच 31 दिसंबर 18, इस दिन क्या होना है? पैसे मिलने, एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या 1 साल का इंटरेस्ट भी अब रिसीवेबल हो जाएगा? पहले सिर्फ चीजों की वैल्यू रिसीवेबल थी, अब 1 साल गुजर गया, टाइम बेसिस पे 1 साल का इंटरेस्ट भी रिसीवेबल हो जाएगा। ये रिसीव इकट्ठा 2 साल बाद ही होना है, रिसीवेबल हो जाएगा। वर्किंग कैसे करूं? ना ना सर, हाँ वो भी ठीक है तरीका, लेकिन मेरा ख्याल है लीज बेहतर है। अगर टेबल जहन में लाएंगे, टेबल बनता है, टेबल कहां से बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू से, तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट कर लें, या डेफिनेटली ये काम और भी कर सकते हैं। 1 लाख जहन में लाएं, क्या 1 लाख अभी भी फ्यूचर वैल्यू है? अभी भी साल बाद भी फ्यूचर वैल्यू है, लेकिन अब 1 साल बाद है, तो -1 करके भी अमाउंट फाइंड आउट की जा सकती है। दोनों तरह से करें जरा, पहले लिखे 82,645 into 10%, 8265 approximately, और 100,000 into 1.1 -1, इससे क्या आएगा? सॉल्व करें जरा, ये क्या आंसर आएगा? ये क्या आंसर, इस आंसर का मीनिंग क्या है? ये टोटल रिसीवेबल आ जाएगा, टोटल रिसीवेबल आ जाएगा आफ्टर 1 ईयर। तो अब क्या करें? अब डिफरेंस ले लें, साल पहले रिसीवेबल कितना था और 1 साल बाद कितना रिसीवेबल हो गया, इसमें चेंज क्यों हो गया? टाइम बेसिस, लोग कहते हैं टाइम बेसिस, वक्त गुजर गया। तो इसकी अमाउंट बताइएगा। 90,909, डिफरेंस आ गया। ओरिजिनली रिसीवेबल क्या था? ओरिजिनल रिसीवेबल 82,645, डिफरेंस था 82
6 बार 6 हो गया। क्या है ये फाइनली फिगर? सेलर के एंगल से इनकम है, एंट्री रिसीवेबल डेबिट। अब डेफिनेटली लहदा भी इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड हो सकता है, लहदा इंटरेस्ट रिसीवेबल भी रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन एक और एंगल से देखा जरा, 1 जनवरी 18 पे जाना जरा। पहले हमने हमारा अपने कस्टमर से सिर्फ गुड्स के अगेंस्ट रिसीवेबल था, ऐसे था सर, तो कंबाइन भी शायद किया जा सकता है। टोटल रिसीवेबल अब किस किस का हो जाएगा, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रिसीवेबल अदा भी लिखा जा सकता है। मैं सिर्फ इस एंगल से कह रहा हूँ कि पहले सिर्फ क्या रिसीवेबल था, गुड्स के अगेंस्ट, अब उसी कस्टमर से और किसका भी रिसीवेबल हो गया, तो ट्रेड रिसीवेबल में भी प्लस करके टोटल रिसीवेबल फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली डेफिनेटली इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा जा सकता है। डन है प्लीज, ये लिखना वर्किंग सारे, एनी कंफ्यूजन? हाँ जी, उसके भी कर लेते हैं। हाँ जी, कर लेंगे, आइडिया हो रहा है। 31 दिसंबर 19, मेरी सजेशन दूसरी, जिस तरह हम पहले करते रहे कि प्रेजेंट वैल्यूज को बेस बनाया जाए। नोट कर लिया? स्टूडेंट्स करने बता दीजिएगा, लिखिए। मेरी सजेशन ये है कि आप टेबल बनाए जहन में, स्टार्ट बताएं किससे हुआ होगा। 82645 बैलेंस के कॉलम में ले जाए, डेट बोल दें 1 जनवरी 18, अगली डेट है 31 दिसंबर 18, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, प्रिंसिपल भी नहीं, तो क्लोजिंग प्रिंसिपल हो जाएगा 82645 प्लस 8264, कैलकुलेटर पकड़ना नहीं, क्लोजिंग प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग प्रिंसिपल था 82 ना करें, इससे हिम्मत किया करना है, 82645 स्टार्टिंग प्रिंसिपल था, फिर 31 दिसंबर डेट आई 18, नो इंस्टॉलमेंट, कुछ नहीं मिलना भी, वो 2 साल बाद इकट्ठा मिलना है, देयरफॉर नो प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट में होता है ना प्रिंसिपल, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट मिल गया, रिसीवेबल हो गया, तो व्हाट इज द टोटल प्रिंसिपल नाउ आफ्टर 31 दिसंबर 2018? 90909। अब अगले साल का इंटरेस्ट 90909 पे आएगा, एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड भी होता है सर, वैसे तो मंथली भी कंपाउंडिंग होती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, लेकिन कम से कम सालाना तो कंपलसरी होती है। क्या अभी इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा, तो कैसे वर्किंग होगी? ये 90909 कैसे बनाया मैंने इस तरह नहीं बनाया, ये ठीक है, इस तरह बना हुआ है, मैंने कैसे बनाया, प्रिंसिपल बनाया मैंने, ओपनिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इनटू रेट, आंसर 9091 कर लेते हैं, डबल एंट्री अलग रखने, पहले एंट्री रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यकीनन इसने रिसीव भी होना, लेकिन मैं जरा स्टेप वाइज चल रहा हूँ, कंपाउंड एंट्री भी पॉसिबल है यहाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। फाइनली जब रिसीव होगा तो एक ही दफा फाइनल एंट्री सोचो,
क्या अब हमारा रिसीवेबल उतना हो गया है जितना रिसीव होना है? प्लस करके देखें, क्या जितना रिसीव होना है उतना रिसीवेबल हो गया है? कर क्या रहे हैं हम? प्रेजेंट वैल्यू पे पहले रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया है, फिर टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट आ गया है, तो फाइनली कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख। मिलना 1 लाख ही है, लेकिन उस 1 लाख के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू पे पहले सेल रिकॉर्ड हुई और फिर टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट एलिमेंट रिकॉर्ड हो। इसी को जरा कंपेयर कर लेंगे जरा, अगर बायर के एंगल से सोचें। करें जरा बायर के एंगल से पहले एंट्री देख के जरा। ये नोट कर ली लास्ट एंट्री? जी सर, पहली परचेज डेबिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट। प्रेजेंट वैल्यू पे साल गुजर गया, वर्किंग रिमेन सेम, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। अब इंटरेस्ट देना भी लायबिलिटी हो जाएगा। बैलेंस चेंज होने से बेटा वर्किंग चेंज हो जाती है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेंज होने से इंटरेस्ट की अमाउंट सेम होती है। इंटरेस्ट की अमाउंट हर साल सेम नहीं रहती, बैलेंस बदल गया है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदलने से, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होने से रेट अमाउंट बदल गई। जी सर, 31 नंबर 19 एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट बाय 9091। और फाइनली डबल एंट्री पेबल डेबिट पेबल डेबिट है कैश। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टोर्स क्लियर हो गए। सेलर की इनकम है और बायर का फिर टाइम बेसिस पे एक्सपेंस। अब इस बात को ज़हन में रखे, समझ आ गई नहीं बात? नेक्स्ट पेज पर 299 अगर को लिख रहा तो बता दूंगा। हेडिंग आ गई है सर, डेफर्ड कंसिडरेशन। दोबारा आ गए हम कंसिडरेशन की तरफ। Sometimes all or part of a cost of an acquisition is deferred. Deferred means होता है postponed। कभी ये लफ्ज सुना पहले आपने deferred? Deferred tax, postponed tax। तो इसी तरह sum of all of the cost of an acquisition is deferred and does not becomes payable until a later date। जरा एक सेकंड पेज नंबर 297 पे जाए, उसकी जो सेकंड बुलेट आई थी ऊपर, वहां भी पेबल का मैंने जिक्र किया था। अगर तो कोई शॉर्ट टर्म पेबल अगर महीने बाद दे देने, 2 महीने बाद दे देने, फिर तो जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी वही पेबल, अगर टाइम वैल्यू मनी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर ये पैसे देने साल बाद,
2 साल बाद, 3 साल बाद, तो यही पेबल क्या कहलाएगा? डेफर्ड कंसिडरेशन। तो ये वर्ड साथ डेफर्ड तब लग जाएगा जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेलिवेंट होता है। डेफर फॉर अ पीरियड एट लीस्ट मोर देन 1 ईयर, या इस तरह से कर लें एटलीस्ट 1 ईयर या उससे ज्यादा। अगर लेस देन 1 ईयर है तो शायद ये टाइम वैल्यू मनी रेलिवेंट नहीं रहेगी, पेबल फिर भी होगा, लेकिन ये पेबल डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के कब रिकॉर्ड करेंगे? जब टाइम वैल्यू मनी कम से कम साल या उससे ज्यादा अरसा ज्यादा हो। अगर लेस देन 1 ईयर हो तो शायद जरूरत नहीं है, अनलेस वो खुद ही बता देनी फिर भी रेलिवेंट है, वरना कम से कम कितना, 1 साल या उससे ज्यादा। नहीं, वो तो नेगोशिएशन पे फाइनल हो जाएगा। अगर नेगोशिएशन करते हुए डिस्काउंट मिली है वो तो उसी वक्त फाइनल कर लेंगे। एक ये है कि एक्विजिशन डेट है फर्स्ट करें 1 जनवरी 2020 और डिसाइड ये हुआ कि 50 मिलियन दे देना और बाकी 60 मिलियन 3 साल बाद देना, तो क्या उसको रिकॉर्ड भी 3 साल बाद ही करेंगे? उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे और एंट्री कर लेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट एंट्री कर लेंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन क्या फिर जैसे जैसे अरसा गुजरता जा रहा होगा इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे? जैसा भी किया नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो उसी वक्त मिलकर बात खत्म हो जाती है। ट्रेड डिस्काउंट तो नेगोशिएशन पे मिलती है, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। उसने मांगे 500 मिलियन, हमने कहा देंगे 200 मिलियन, आखिरकार बहस खत्म होगी 205 मिलियन का, तो 205 मिलियन पे एंट्री करके खत्म कर। अब 205 मिलियन में से फर्दर हमने पंगा लिया, 5 मिलियन सिर्फ अभी देंगे, बाकी 200 मिलियन देंगे 10 साल बाद। तो 200 मिलियन जो बाद में देंगे 10 साल के, उसको प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे रिकॉर्ड। तो डेफर्ड कंसिडरेशन वर्ड तब लगेगा। बाकी देखिए डेफर वो भी है, दोबारा जाए पेज नंबर 277, डेफर सिंपली मींस पोस्टपोन्ड है। अगर आपने पैसे कल देने वो भी पोस्टपोन है, परसों देने, लेकिन अगर विद इन 1 ईयर देने तो उसमें नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता नहीं है। लेकिन कम से कम अगर साल या उससे ज्यादा अरसा हो जाए तो फिर पहले प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे रिकॉर्डिंग करेंगे और बाद में फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करके इंटरेस्ट की वर्किंग करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिससे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इतने खौफजदा क्यों हो गए? एक मिनट पढ़े सर, ये क्या वर्ड्स यूज किए हैं जरा पढ़ के मुझे बताइएगा, आपने क्या किस हद तक खौफजदा अपने आप को कर लिया? ये कोई ऐसी बात नहीं होने लगी, ठंडे दिल से रिलैक्स होकर पेन पकड़े पढ़ते रहें। Sometimes all of the cost of investment, all of cost of negotiation is deferred and doesn't becomes payable until a later date. The amount of any deferred consideration, which is the amount not payable immediately, is discounted to its present value at the acquisition date. तो एक मिनट मेरा ख्याल है जो बात हो रही है वो बहुत सिंपल है, तो लेट्स कंप्लीट, फिर उसके बाद अगर कोई आपकी बात है। Parent acquired 75% of the subsidiaries 80 million rupees, 80 million sorry rupee 1 shares, 80 million rupee 1 shares on 1st January 16. It paid 3.5 rupees per share and agreed to pay a further of 108 million on 1st January 17, एक साल बाद. Cost of the capital is, the cost of capital simply means discounted. जी उधार पे सब्सिडी खरीद ली, उधार पैसों पे खरीदी जा सकती है, लेकिन उधार में टाइम वैल्यू मनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, बस ये हुआ। शॉर्ट टर्म उधार नहीं है, लॉन्ग टर्म लग रहा है। जी आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द टोटल कंसिडरेशन, करवाने बच्चे। व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? 1st January 16 जी। 80 मिलियन शेयर से नहीं, एंट्री तो बाद में कर देता, पहले फिगर निकालना। 80 मिलियन शेयर से उसमें से सारे ले लिए नहीं सर, 75%, 75% ऑफ द सब्सिडीज 80 मिलियन रुपी 1 शेयर्स। तो व्हाट आर द टोटल शेयर्स? 80 मिलियन, उसका 75%, और एक शेयर के अगेंस्ट कैश कितना दिया? तो ये बन गया शायद 210 मिलियन। कुछ और भी देना? कितना? कब? हम किस दिन वर्किंग कर रहे हैं?
कब कब कैसे वर्किंग करूं? 1 प्लस 0.08 माइनस हमेशा 1 ही हुआ करेगा। देख लिया करेंगे कितना अर्सा इन्वॉल्व है, 1 साल बाद है, 1 जनवरी 1670। आंसर, what will be the cost of acquisition on the acquisition date? 310 की बेस पे आप गुडविल की वर्किंग करेंगे, डबल एंट्री करवाते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना? 310, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल बीच में कहां से आ गया? पेरेंट ने कितने शेयर्स दिए अपने? जो उसने शेयर्स लिए हैं वो उसका शेयर कैपिटल हो गया। कैश क्रेडिट बाय 210, 100 मिलियन के अगेंस्ट पेबल, जी डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल, पेबल सिंपली है, लेकिन पेबल को डिस्काउंट करके क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि टाइम वाली मनी इन्वॉल्व, वो देख लेते हैं, रिलैक्स होकर। ठहरे सर, ठहरे। नहीं सर, गुडविल नहीं, खुदा के लिए क्या करिए जा रहे हैं? मैंने कहाँ ये एंट्री की है? ये एंट्री मैंने किसके बुक्स में की है? पेरेंट की बुक्स में गुडविल आ गई। क्या हो गया सर? जब कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे तो प्री इन्वेस्टमेंट कटेगी नेट एसेट्स के साथ, वहां गुडविल को बैलेंसिंग पे करेंगे। तो पेरेंट की बुक्स में एंट्री डन है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? जो दूसरी बात है वो जरा सही समझिएगा। अब ईयर एंड पे आ जाएगा, ईयर एंड पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ 310 इज द एसेट ऑफ द पेरेंट, इसकी बेस पे गुडविल की वर्किंग हो जाएगी कंसोलिडेशन डेट, सॉरी एक्विजिशन डेट। लेकिन जरा पेबल की तरफ आ जरा, 31 दिसंबर 16 पे क्या ये पेबल सेटल हो गया? अभी होना है अगले दिन। व्हाट इज द डेट? लेकिन क्या इस पेबल को रीमेजर होना चाहिए? कैसे 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 कैसे? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 8%, ना कॉम्प्लेक्स करें। 100 प्रेजेंट वैल्यू इनटू 8% इज इक्वल टू 8, डबल एंट्री ऑफ 8, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट या फाइनेंस कॉस्ट, कभी कभी वर्ड लिखा नजर आएगा इसलिए मैंने लिखा फाइनेंस कॉस्ट डेबिट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, और पेबल क्रेडिट कितने से? 8 से। डन? डन सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस है मेरा। What will be the total payable in statement of financial position? 108 करंट लायबिलिटीज में या नॉन करंट में? करंट में क्यों? अगले साल पे होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी एक और साल रहता होता तो ये नॉन करंट में आता। लेकिन आखिरी चीज, किसकी फाइनेंस कॉस्ट? पेरेंट की या सब्सिडी की? पेरेंट की। अगर सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो सीआरई डेबिट होते हैं, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना भी रहे होंगे तो इस एंट्री करेंगे फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट, और एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड। ये सारा इफेक्ट किसका है? पेरेंट का। मेरा ख्याल अपने हाथ से लिख लेना चाहिए, लिखा हुआ है लेकिन साथ एंट्रीज लिख लेना डेट के साथ। ये ज़हन में इसलिए नहीं आना चाहिए कि इट इज टू द फॉर्मर ओनर्स। जब भी कोई इस तरह की बात आए तो फॉर्मर ओनर्स को ये पैसे देंगे, वरना वो रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट्स बनने। ये पैसे शेयर्स फॉर्मर ओनर्स ऑफ द सब्सिडी, तो सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगी। अगर कहीं नजर आएगी भी तो वो
आउटसाइडर्स की होगी, ठीक है जी, मैं बताता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर देख चुके हैं तो बताइए। देन सर ये एक वर्ड जरा ढूंढना है आपने, ये नोट कर लिया प्लीज। एनी कंफ्यूजन पेरेंट की वजह से सर, एक वर्ड है जो IAS 37 में आगे जाके आएगा, लेकिन चलो यहाँ लिखा हुआ तो देखने का, ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जरा हाईलाइट मैंने भी किया, आप भी जरा एक दफा और देख। इस वर्ड्स का कोई मतलब ऐसा अलग मीनिंग नहीं है, ये सिंपली टाइम वैल्यू मनी को कहते हैं। मसलन मैं अगर आपसे कहूँ यार कि डिस्काउंट अनवाइंड कर दें, तो मैं मीन्स से सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। इस एंट्री को क्या लिखा हुआ, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट को क्या लिखा हुआ, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। इसके अंदर बेसिकली ये डिस्काउंट है, इंटरेस्ट डिस्काउंट है। तो अनवाइंड मींस नथिंग एक्सेप्ट ओनली इज इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो। इसकी कोई टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट किस एंट्री के लिए वर्ड बोला जाता है, फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट पेएबल क्रेडिट, सॉरी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। तो बस इस वर्ड को आगे लेके चलना, टाइम वैल्यू मनी के लिए वर्ड है। कभी भी अगर किसी लाइबिलिटी को अपने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हो, तो एंट्री बने लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हो, लाइबिलिटी क्रेडिट को एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, तो जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जाएगा कोई एंट्री करेंगे एक्स्ट्रा क्या? तो ये जो आप एंट्री कर रहे हैं, अगर नहीं डेफिनेटली नहीं पे किया, तो एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, इसको क्या बोलते हैं, अनवाइंड कर रहे हैं आप डिस्काउंट, नथिंग एल्स। एक आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें, बाकी तो मेरा क्वेश्चन आज नहीं हो सकेगा। एक लाइन आई थी काइंडली पेज नंबर 297 पे, फर्स्ट पॉइंट जो आया था, फेयर वैल्यू एट द एक्विजिशन ऑफ द डेट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड। तो अगर तो बड़ा कैश दिया तो कैश ने एसेट इज क्रेडिट हो जाना, लेकिन अगर कैश के अलावा कोई एसेट दे दिए तो एक मिनट जरा पढ़ने सेंटेंस में, इफ कंसिडरेशन इंक्लूड्स एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द एक्वायरर, पेरेंट की बात हो रही है, पेरेंट ने कोई अपनी बिल्डिंग दे दी, पेरेंट ने कोई मशीनरी दे दी, ठीक है, carried at amount different from their fair values at the acquisition date। अब पेरेंट की बैलेंस शीट में जरा ध्यान में लाएं, क्या हो सकता है पेरेंट की बैलेंस शीट में वो बिल्डिंग फेयर वैल्यू के अलावा किसी वैल्यू पे आ रही है, तो वो जो भी वैल्यू पे आ रही होगी वो कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। तो देन क्या एंट्री होनी चाहिए, जो आगे लिखा मेरे ख्याल उसकी बजाय जरा एंट्री कर लेते हैं, बोर्ड पे देखना। सपोज बिल्डिंग जो दी है उसकी कैरिंग अमाउंट 200 है, और उसकी जो फेयर वैल्यू है वो सपोज 250 मिलियन। कैरिंग अमाउंट बता दें, फेयर वैल्यू बता दें, और फेयर वैल्यू 250 मिलियन। एंट्री करो ना करें सर, ना करें सर। बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, और सर जी 200 से, और सर जी क्या हो गया, क्रेडिट की बात कर रहा हूं। बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, जितने पे वो आ रही होगी, जितने पे वो बुक्स में आ रही होगी, वो कैरिंग अमाउंट पे आ रही होगी या फेयर वैल्यू पे आ रही होगी, कैरिंग अमाउंट पे आ रही होगी। कैरिंग अमाउंट पे बुक्स में से निकल गई। डेबिट बताएं क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट सर, इन्वेस्टमेंट में कितने से डेबिट, 250 पे। इन्वेस्टमेंट में कितने से डेबिट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ऐसे ही सर। क्या बिल्डिंग गई, उसकी जगह क्या आ गया, 50 क्या हो गया, नहीं रिवैल्यूएशन नहीं हुई, रिवैल्यूएशन नहीं हुई। रिवैल्यूएशन क्या होती है, कंपैरिजन करते हैं, एसेट हमारे पास भी होता है, कंपैरिजन करके देखते हैं एसेट बढ़ गया या कम हो गया, क्या ये बिल्डिंग डिस्पोज सॉर्ट ऑफ नहीं होगी, किसके अगेंस्ट डिस्पोज होगी, शेयर्स के अगेंस्ट। इन्वेस्टमेंट भी सिंपली शेयर्स है, क्या लेके क्या बेच दिए, शेयर्स लेके बिल्डिंग बेच दी। क्या कैश लेके भी बिल्डिंग बेच सकते हैं आप, अगर कैश लेके बिल्डिंग बेचते तो क्या एंट्री करते,
कैश डेबिट 250 मिलियन, कितना कैश लेते हैं आप? मार्केट वैल्यू। बिल्डिंग क्रेडिट 200 मिलियन, गेन ऑन डिस्पोजल है, ये सिंपली डिस्पोजल है सर। लेकिन ये बिल्डिंग किसके अगेंस्ट डिस्पोज करती है? शेयर्स के। और शेयर्स को क्या लिख रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो कैश की जगह क्या डेबिट हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो क्या लेके क्या बेच दिए? ये सिंपली बेच दी है। ये बिल्डिंग अब हमारी नहीं रही, ये किसकी हो जाएगी? नहीं, सब्सिडरी कह लें या जिनसे भी हमने शेयर्स लिए होंगे उनकी हो जाएगी। और उनसे क्या ले लिए? तो ये गेन है सर, गेन ऑन डिस्पोजल। किसका गेन है? एक मिनट, हमारा मींस पेरेंट का। तो पेरेंट का गेन में एनसी का कोई शेयर नहीं होगा। क्या इसमें लॉस भी आ सकता है? अगर फेयर वैल्यू होती फॉर एग्जांपल 180 मिलियन, तो गेन आए या लॉस आए, इट इज सिंपली रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, पेरेंट्स प्रॉफिट। ये ढूंढ ले जरा सेकंड लाइन में सेंटेंस, ये कैंटी लिखे साहब। It is simply a sort of disposal of asset against shares. So realized gain loss, ये revaluation gain loss नहीं है, ये simply क्या है? Disposal gain loss है। किसका? पेरेंट का। किस में? इसका शेयर नहीं, किसका इसमें शेयर नहीं होगा? एनसी। ठीक है सर। और ये बिल्डिंग गई किसके पास है? देखिए वो इन्वेस्टमेंट जो है ना, सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट पेरेंट में नहीं, इसको ध्यान में रखना आपने। ये किसको दी होगी आपने? जिससे आपने शेयर्स खरीदे। और किससे खरीदे होंगे आपने? पुराने शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी से। डन है प्लीज? देख ले, पढ़ लें, कोई है, आधा मिनट है, आधा मिनट है। आपके साथ बड़ा कैलकुलेटेड होना पड़ता है। एक नजर रिवाइज कीजिएगा ये पेजेस जो है। आज नया होमवर्क नहीं इस वक्त मेरा ख्याल बनता ही नहीं है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। किसी का अगर है कि प्रेजेंट कोई एक आध इस तरह करें, वो जो क्वेश्चन किया था जेएल के नाम से, उसको तो रीअटेम्प्ट करें विदाउट लुकिंग एट द आंसर, आधा पौना घंटा लगा के। नहीं, परसों जो कर रहे थे सैटरडे को, तो एक आध कोई क्वेश्चन जरा विदाउट लुकिंग एट द आंसर जरा कर ले, तो बाकी इंशाल्लाह बहस फिर कल खत्म कर। तो ये जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की है, ये काइंडली अब जरा एफर्ट शुरू कर दीजिएगा। तो हफ्ता 10 दिन में अगर अवेलेबल हो जाए तो फिर जरूरत पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़।